नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहले के 2 भागों में हमने आत्म संप्रत्यय, व्यक्तित्व संप्रत्यय एवं व्यक्तित्व उपागमों का अध्ययन किया है। इस भाग में हम व्यक्तित्व मूल्यांकन को समझेंगे। व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु मुख्य रूप से मनोमितिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन माप, प्रक्षेपी तकनीक और व्यवहार परक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। मनोमितिक परीक्षण पर पिछले अध्याय में चर्चा की है। अब हम शेष विधियों की बात करेंगे। आत्म प्रतिवेदन माप, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। आलपोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उससे उसके बारे में पूछना। आलपोर्ट का यह दृष्टिकोण आत्म प्रतिवेदन माप के उपयोग का कारण बना। विभिन्न कथनों के संदर्भ में व्यक्ति को अपनी भावनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देना होता है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख परीक्षणों की। सबसे पहले मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI। इसमें 567 कथन होते हैं। प्रयोज्य के लिए प्रत्येक कथन के बारे में यह बताना होता है कि वह कथन उसके लिए सही या गलत है। इन कथनों को 10 उपमापनियों में विभाजित किया गया है। अवसाद उपमापनी, व्यामोह उपमापनी, हिस्टीरिया उपमापनी, पुरुषत्व स्त्रीत्व उपमापनी आदि। अगला परीक्षण है आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता तथा सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता 2 विमाओं पर परीक्षण किया जाता था। फिर बाद में आइजेंक ने तीसरी विमा मनस्तापिता को सम्मिलित किया। अगला परीक्षण है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। कैटेल द्वारा बनाया गया यह परीक्षण व्यापक रूप से व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण सांख्यिकीय विधि कारक विश्लेषण पर आधारित है और कारक विश्लेषण से प्राप्त 16 कारकों को इसका मूल आधार बनाया गया है। इसके अंतर्गत घोषणात्मक कथन दिए गए हैं। इन कथनों के प्रति प्रयोज्य की अनुक्रिया प्राप्त की जाती है। उच्च विद्यालय हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों पर इस परीक्षण को किया जा सकता है। साथ ही साथ वयस्क व्यक्तियों पर भी इस परीक्षण को किया जा सकता है। इस परीक्षण का उपयोग व्यावसायिक निर्देशन में व्यापक रूप से किया जाता है। आत्म प्रतिवेदन माप की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि सामाजिक वांछनीयता, सोशल डिजायरेबिलिटी। आप सोच के देखिए, यदि आपसे आपके बारे में सीधे सीधे कुछ पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि आप सही उत्तर ना दें। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या झूला में बैठने से आपको डर लगता है, तो हो सकता है कि आपको डर लगता हो लेकिन आप बोल दें नहीं लगता है। या यूं मैं आपसे पूछूं क्या आपको अकेले में डर लगता है, तो हो सकता है आप बोल दें नहीं लगता है। सामाजिक वांछनीयता के कारण हम अपनी वास्तविक अनुक्रिया देने की बजाय गलत अनुक्रिया दे सकते हैं। दूसरी समस्या है अनुमनन की। अनुमनन की समस्या का मतलब है कि प्रश्न की विषय वस्तु को समझे बिना उस विषय वस्तु से सहमत हो जाना। हाँ अनुक्रिया सभी तरह के प्रश्नों के लिए दे देना। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए एक दूसरे तरह की तकनीक हमारे सामने है, जिसको हम प्रक्षेपी तकनीक कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रक्षेपी तकनीकों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करती हैं। वो अचेतन अभिप्रेरणाएं जिनके बारे में प्रयोज्य खुद जागरूक नहीं है। असंरचित उद्दीपक व्यक्तियों को अपनी भावनाएं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करने का मौका देता है। व्यक्ति जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है उसे मूल्यांकन के उद्देश्य या अंक प्रदान करने की विधि के बारे में नहीं बताया जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं इस श्रेणी में रॉर्शॉक मसीलक्ष्म परीक्षण
या इसको रोशाक स्याही के धब्बों वाला परीक्षण भी बोलते हैं। यह बड़ा व्यापक रूप से उपयोग किया गया परीक्षण है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं, 2 कार्ड लाल रंग के साथ होते हैं और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। यह कार्ड स्याही के धब्बों से बनाए गए हैं। इस परीक्षण को करने के लिए हम इसको 2 भाग में संचालित करते हैं। सबसे पहले निष्पादन उपयुक्त, परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें हम स्याही का धब्बा दिखाते हैं, वो कार्ड दिखाते हैं जिस पे स्याही का धब्बा होता है। अभी एक स्क्रीन पर आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक तरह का धब्बा दिखाया गया है, यह एक कार्ड का प्रतिरूप है। तो पहले भाग में हम यह पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। दूसरा भाग होता है इंक्वायरी सेक्शन या फिर पूछताछ भाग। इसमें हम व्यक्ति से यह पूछते हैं कि आपको जो दिखाई दिया था वह क्यों दिखाई दिया था, किस कारण से आपको वह दिखाई दिया था, क्या निर्धारक था। इस तरह से हम इसकी आगे की स्कोरिंग करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अचेतन मन में छुपी अभिप्रेरणाओं और आवश्यकताओं के बारे में हम जान पाते हैं। इस श्रेणी में अगला परीक्षण है कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण, या इसको प्रसंग बोध परीक्षण भी कहा जाता है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। कार्ड पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बालक वर्ग या बालिका वर्ग या फिर संयुक्त कार्ड हो सकते हैं। अर्थात कुछ कार्ड ऐसे हैं जो बालक और बालिका दोनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति हेतु हम आमतौर पर 20 या 20 से कम कार्ड का उपयोग करते हैं। इस कार्ड का उपयोग करने के लिए हम, जैसा कि स्क्रीन में चित्र दिखाया गया है, हम कार्ड दिखाते हैं और व्यक्ति से पूछते हैं कि इस चित्र के आधार पर आपको एक कहानी व्यक्त करनी है, एक कहानी आपका वर्णन आपको करना है। और कहानी के वर्णन में आपको 3 बातें जरूर बोलनी हैं कि इसमें क्या घटित हो रहा है, इसके पहले क्या घटित हुआ होगा और आगे क्या घटित होगा, और साथ ही साथ चित्र में बताए गए पात्रों के बारे में भी चर्चा करने के लिए कहा जाता है। अगला परीक्षण है रोजेनबेक का चित्रगत कुंठा परीक्षण। इस परीक्षण में कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, इस बात को जानने के लिए कुछ ऐसे चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें 2 व्यक्ति होते हैं और दूसरा व्यक्ति जो होता है वह पहले व्यक्ति के कारण से या कुछ परिस्थिति के कारण से कुंठित हो रहा होता है। प्रयोज्य से पूछा जाता है कि चित्र में कुंठित व्यक्ति क्या कहेगा या उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इस तरह के परीक्षण से हम व्यक्ति की आक्रामकता, वह वातावरण के प्रति है या स्वयं के प्रति है, इसका हम आकलन कर सकते हैं। प्रक्षेपी परीक्षणों की श्रेणी में अगला परीक्षण है वाक्य समापन परीक्षण या वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य समापन परीक्षण में हम प्रयोज्य को कुछ ऐसे वाक्य देते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं। प्रयोज्य से ये कहा जाता है कि इन वाक्यों को पूरा कीजिए, जैसे मेरे पिता, खाली छोड़ दिया। अब प्रयोज्य को आगे इसके आधार पर एक वाक्य बनाना होता है। वह यह भी कह सकता है मेरे पिता अच्छे इंसान हैं, मेरे पिता बड़े ही क्रोधी व्यक्ति हैं, या मेरे पिता मुझे प्रेम करते हैं। यह उसको अपने अनुभव के आधार पर कहना होता है। मेरी माँ की अच्छी बात, खाली स्थान छोड़ दिया हमने, मुझे भय है, या फिर किसी और वाक्य को हम अधूरा छोड़ देते हैं और प्रयोज्य उसको पूर्ण करता है। प्रयोज्य वाक्य को कैसे पूर्ण करता है उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आकलन या मूल्यांकन करते हैं।
इस श्रेणी का हमारा अगला परीक्षण है व्यक्तांकन परीक्षण, ड्रा अ पर्सन टेस्ट। इस परीक्षण में हम प्रयोज्य से कहते हैं कि वह किसी व्यक्ति का चित्र बनाए। एक कागज और पेंसिल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वह व्यक्ति का चित्र बनाए। जब व्यक्ति चित्र बना लेता है तो उसको विपरीत लिंगी व्यक्ति का चित्र बनाने को कहा जाता है और इसके उपरांत उस व्यक्ति के बारे में एक कहानी लिखने को कहा जाता है। व्यक्ति ने चित्र किस तरह का बनाया है, उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। उसने चेहरा किस तरह से बनाया है, चेहरे का लोप तो नहीं कर दिया है, चेहरे को गर्दन के साथ किस तरह से जोड़ा है, चेहरा और शेष शरीर के बीच का अनुपात कैसा है। इन सारी बातों के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से इन प्रक्षेपी तकनीकों के माध्यम से हम व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और जिस व्यक्ति का हम परीक्षण कर रहे होते हैं उसे यह पता भी नहीं चलता कि किस बात का परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए वह अपनी कोई भी बात मनोवैज्ञानिक से छिपा नहीं पाता है। कैसे कोई व्यक्ति ये बात छिपा पाएगा कि मुझे इस कार्ड में स्याही के धब्बे में क्या दिख रहा है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ आपको दिख रहा है और आपको किस कारण से दिख रहा है ये भी आपको बताना होता है। तो इसका कोई अर्थ व्यक्ति नहीं लगा पाता है और सही सच्ची अनुक्रिया देता है, जिससे एक कुशल मनोवैज्ञानिक उसका मूल्यांकन कर पाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्यवहार परक विश्लेषण की। व्यवहार परक विश्लेषण में कुछ तकनीकें सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला है असंरचित साक्षात्कार और दूसरा है संरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में हम प्रयोज्य के सामने कुछ इस तरह के प्रश्न रखते हैं जिसमें वह मुक्त होता है अपनी अनुक्रिया देने के लिए, जबकि संरचित साक्षात्कार में उसे निर्धारित तरह की अनुक्रिया ही वह दे सकता है। कई जगह पे तो यह सीमा होती है कि हाँ या ना जैसी अनुक्रियाएं उसको देनी होती हैं। इस श्रेणी में अगली तकनीक है प्रेक्षण। प्रेक्षण में यह आवश्यक होता है कि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही प्रेक्षण किया जाए। जिस व्यक्ति का हम मूल्यांकन कर रहे हैं वह अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ, अपने अतिथियों के साथ या अपने वातावरण में वह किस तरह की अंतःक्रिया कर रहा है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसका प्रेक्षण किया जाता है। तो एक कुशल प्रेक्षक अच्छी तरह से व्यवहार का प्रेक्षण कर सकता है। इस श्रेणी में अगली तकनीक है व्यवहार परक निर्धारण। इनको हम रेटिंग स्केल्स या व्यवहारात्मक रेटिंग भी कहते हैं। शैक्षणिक परिवेश या औद्योगिक परिवेश में इस तरह की रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में हम ऐसे व्यक्ति से आकलन करने के लिए कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए कहते हैं जो कि मूल्यांकित किए जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है या उसने ज़्यादा उसके साथ समय व्यतीत किया होता है, जो उसके व्यक्तित्व को समझता है। तो इस तकनीक में जो व्यक्ति उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है जिसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं, उससे हम उसकी योग्यताओं या उसकी व्यक्तित्व विशेषताओं के बारे में निर्धारण करने के लिए कहते हैं। हालांकि इस तरह के व्यक्तित्व आकलन की विधि में कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि किसी अनुकूल या प्रतिकूल विशेषक से प्रभावित हो जाना। इसको हम लोग हालो इफेक्ट के रूप से भी जानते हैं। जैसे एक कोई ट्रेट कि वह बुद्धिमान है, उस एक ट्रेट से व्यक्ति प्रभावित होकर बाकी सारे व्यक्तित्व के विशेषताओं के बारे में कुछ
इस तरह से व्याख्या कर सकता है या इस तरह से निर्धारण कर सकता है जो कि सही नहीं है। दूसरे तरह की समस्या या सीमा इस विधि में है, वह है कि व्यक्ति छोर स्थितियों का आकलन नहीं कर रहा है, सिर्फ मध्य पे करता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नामक एक व्यक्ति बुद्धिमान है, आपको 1 से लेके 5 तक के अंक देने हैं, तो यह संभव है कि कुछ लोग 1 और 5 जैसे छोर को छोड़ दें और सिर्फ मध्य में ही वह प्रतिक्रिया देते रहें। साथ ही साथ यह संभावना भी है कि कुछ जो आकलन करने वाले व्यक्ति हैं वह मध्य को छोड़ दें और सिर्फ एक्सट्रीम छोर से संबंधित या तो पूरी तरीके से सकारात्मक या पूरी तरीके से नकारात्मक अनुक्रिया दें। इसके बाद अगली तकनीक है नाम निर्देशन, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन तकनीक तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे सामने एक समूह उपस्थित होता है और समूह में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का हमें आकलन या मूल्यांकन करना होता है। समूह के व्यक्तियों से कहा जाता है कि समूह में जितने व्यक्ति हैं उनमें से एक या अधिक व्यक्ति का आप चयन कर लीजिए। वो चयन आप किसी एक खास कार्य के लिए कीजिए, हो सकता है वो खेल है या फिर अध्ययन है या फिर कोई अन्य क्रिया है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग लोगों का चयन किया जा सकता है। इस आधार पे हम यह समझ पाते हैं कि उस समूह के अंदर किसी एक व्यक्ति की कितनी स्वीकार्यता है या उसको कितना पसंद किया जा रहा है। तो यह व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु नॉमिनेशन विधि है। अगला परीक्षण है स्थिति परक परीक्षण। इस तरह के परीक्षणों में जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा होता है उसको एक स्थिति दी जाती है। उस स्थिति में क्या बर्ताव हो सकता है, क्या उचित निर्णय हो सकता है, इसका निर्धारण उसे करना होता है। इस संदर्भ में सबसे प्रचलित स्थिति परक दबाव परीक्षण है, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट के रूप में जिसे जाना जाता है। दबावपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति का क्या व्यवहार होगा, इसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने के विभिन्न परीक्षणों के बारे में जाना। ये परीक्षण हमने 3 श्रेणियों के परीक्षणों के बारे में जाना, जो कि आत्म प्रतिवेदन माप, प्रक्षेपी परीक्षण और व्यवहारात्मक विश्लेषण परीक्षण थे। धन्यवाद।